Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू डू इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर बैंक एग्ज़ाम्स फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, तो अब हम बेसिक से इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें बैंक एग्ज़ाम के लिए। तो जब हम कोई सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कोई एग्ज़ाम को टारगेट करके, तो हमें उस सब्जेक्ट को उसी तरह पढ़ना चाहिए जिस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसे कहने को तो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट कोर्स होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो फिर क्या है, हमें वो सब नहीं चाहिए ना। बैंक एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है उसके ओरिएंटेड ही हमें इंग्लिश में स्टडी करनी है। आपको इंग्लिश में पंडित या महापंडित नहीं बनना है। ठीक है, आपको जस्ट वो एरियाज टारगेट करने हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक एग्ज़ाम में। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस बाद में करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड नो योर लेवल। अब आप स्टडी के कौन से लेवल पे है वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेज पे हो अपने प्रिपरेशन पे। अब लेवल क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ कि सपोज़ को एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है बचपन से ही, सिंस स्कूल या कॉलेज वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हुआ है, तो इंग्लिश उसके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज ही और शी इज़ यूज टू इंग्लिश। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे तो इतना कुछ न्यू नहीं है। प्लस जो ग्रामर वगैरह हैं तो वो भी हमें स्कूल में सिखा दिए जाते हैं। ठीक है, कोई न्यू या एक्स्ट्रा टॉपिक बैंक एग्ज़ाम में इंग्लिश में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए इतना हार्ड नहीं होगा। प्लस अगर वो बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा है लिख रहा है तो उसकी कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, उसकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, उसकी रिटेनिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके शायद स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं थी, या जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, या फिर इंडिया में ऐसा भी होता है कि स्कूल तो इंग्लिश मीडियम है मगर इंग्लिश की नॉलेज बच्चों को नहीं है क्योंकि उन्हें उस तरह पढ़ाया ही नहीं जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा होता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं मगर बच्चे सही से इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अभी उस कमी को हमें अब पूरा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो बैंक एग्ज़ाम डिमांड करता है वो तो हमें उसे देना पड़ेगा ना। इंग्लिश में अगर आप 20+ स्कोर कर लो तो बहुत डिसेंट स्कोर माना जाता है, और ये जो स्कोर है बिना बेसिक क्लियर किए बिना इंग्लिश को पढ़े आना बहुत मुश्किल है। ऐसे लगते हैं कि टिक ही तो करना है, 4 क्वेश्चन ऑप्शन देंगे उसमें से टिक ही तो करना है ना, टिक ही करना है। मगर अगर आपको पता है तभी राइट होगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी 50-50 की हो जाती। ठीक है, अब अगर आपको अपना लेवल पता है, आप ही अपना लेवल जान सकते हो, आप ही ऑनेस्टली अपने आप को बता सकते हो कि मुझे मेरा रीडिंग कैपेबिलिटी कैसा है। एक अगर आरसी दिया गया है, ठीक है, तो आरसी को 5-7 मिनट में हो जाना चाहिए, पर अगर मुझे उसी आरसी में 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, तो फिर मेरी क्या लेवल है। ठीक है, अगर इंग्लिश में जैसे फुल लेंथ मॉक होते हैं उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं 30 क्वेश्चंस पूरे विजिट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मेरी कैपेबिलिटी कहाँ है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ओके, या फिर अगर मैं 15th नंबर जब क्वेश्चन आते हैं तभी मेरा टाइम अप हो जाता है कि मुझे 20 मिनट्स लग जाते हैं 15 क्वेश्चन चेक करने में, तो वहाँ भी सही नहीं है ना। तो यू शुड नो दिस, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लेवल पे हो। मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी, आप ही खुद डिसाइड करो कि आप कौन से लेवल पे हो, फिर उसको उसी तरह अपनी स्ट्रेटजी बना के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मेक योर ऑन स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाइए, आप खुद टारगेट कीजिए कि हाँ मैंने तो स्कूल में ग्रामर नहीं पढ़ा था तो मुझे ग्रामर से स्टार्ट करना है, या फिर आई नो द ग्रामर, आई जस्ट नीड टू रीडिंग एबिलिटी मुझे बढ़ानी है, मुझे स्पीड बढ़ानी है, कंप्रीहेंड नहीं कर पाता हूँ, आई कैन रीड पर आई कॉन्ट रिमेंबर, आई कॉन्ट रिटेन, आई कॉन्ट कंप्रीहेंड। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल पे हो। ओके, उसी तरह आपको अपनी स्ट्रेटजी आपको बनानी है। ओके, अब स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो देखते हैं। तो स्ट्रेटजी आपको इस तरह बनानी है कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो फिर क्या मैं पढ़ पा रही हूँ अच्छे से, नंबर 1। नेक्स्ट आपको देखना है कि मैंने जितना पढ़ा है मुझको याद है कि नहीं, रिटेन कर पाई कि नहीं। नेक्स्ट आपको देखना है कि जब आरसीएस आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। अब क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि आपने सही से नहीं पढ़ा है ऊपर वाला। ठीक है, तो कितना कंसंट्रेट करके पढ़ रही हूँ, ऊपर से पढ़ रही हूँ या उसको समझ के पढ़ रही हूँ, वो भी आपको अपनी उसी अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी है।
ठीक है। अगर आप इंग्लिश अच्छे करोगे तो ये आपको रीजनिंग और मैथ्स में भी बहुत हेल्प करेगा। रीजनिंग की इतनी बड़ी बड़ी पजल्स है जो इंग्लिश में आती हैं, तो उनको आप जल्दी जल्दी आप उनको कम्प्रीहेंड कर पाओगे, उनको समझ पाओगे अगर आपकी अच्छी है। नहीं तो मेंस में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उनको पढ़ने में ही टाइम लगा दोगे तो सॉल्व कब करोगे। इसलिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक किसी ने पूछा था कि हाउ अबाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। अब फ्रेंडली एक बात बता दूँ आपको कि हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं तो लाइन टू लाइन हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, पर वी आर प्रिपरेरिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम, और बैंक एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर चाहिए करंट अफेयर सेक्शन के लिए। और करंट अफेयर सेक्शन आपको बेस्ट प्रिपेयर तभी कर पाएंगे जब आप कोई एक शो देख लेंगे कोई भी टीचर का। वो लोग क्या करते हैं, पूरे न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर देते हैं कि ये न्यूज़ है, ये क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको पढ़ लो। और आते भी हैं 60 to 70% क्वेश्चन जो टीचर्स यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ाते हैं करंट अफेयर की, उसमें से आते हैं, ठीक है। तो फिर आपको उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बहुत ही वीक हो इंग्लिश में तो फिर आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको दो ढाई घंटे लग जाएंगे। है कहाँ इतना टाइम कहाँ है। वी ओनली हैव 24 आवर्स, जिसमें से आप 5-7 घंटे तो सोओगे, है ना। 1-2 घंटे ऊपर का काम करोगे, फिर पढ़ोगे कब। और सिर्फ इंग्लिश तो है नहीं, यू हैव टू डू द क्यूए सेक्शन, यू हैव टू डू द सीए सेक्शन, रीजनिंग भी करनी है। अगर 2-2.5 घंटा पजल नहीं करोगे तो स्पीड फिर मेंटेन नहीं रहती है ना। इतना टाइम कहाँ है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर बहुत लो लेवल से है इंग्लिश के, आप आरसीज पढ़ सकते हो अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आप ये पढ़ सकते हो, कोई नॉवेल्स पढ़ सकते हो, इजी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है तो आप द हिंदू से तो स्टार्ट बिल्कुल मत करो, आप टीओआई से स्टार्ट करो। टीओआई का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता है, तो आप टीओआई कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हाउ टू स्टडी द सो कॉल्ड ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन आप कैसे स्टडी करोगे, ठीक है। अगर आप ग्रामर सेक्शन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू तो कोई बात ही नहीं है। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनके लिए ग्रामर सेक्शन प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो अभी आप कैसे स्टार्ट करोगे ग्रामर सेक्शन। तो मैं एक बोल रही हूँ कि आप अगर हो सके, इफ़ पॉसिबल, अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो तो फिर आप एक कोर्स ले लो, पेड कोर्स आप ले लो इंग्लिश का, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनके डेमो क्लासेस देखो, जिसके आपको पसंद आए उनके ले लो। मैं मेंशन करना चाहूँगी आंचल शर्मा मैम को, उनसे मैं पढ़ी हुई हूँ। या फिर आप निमिषा मैम के बारे में मैंने बहुत सुना, उनको आप रेफ़र कर सकते हो। या और भी बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, आपको जिनकी समझ में आए, जिनकी अच्छी लगे, उनसे आप पेड कोर्स ज़रूर ले लो, ठीक है। आई सजेस्ट यू, अगर आप अफोर्ड कर पाओ। और इतने भी आई डोंट थिंक कोई मिनिमल सा प्राइस होता है पेड कोर्स का, इतना भी कोई हाई प्राइस नहीं होगा आई गेस। तो फिर आप पेड कोर्स एक ले लो, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, आपको जो टीचर्स होते हैं ना, इतने हाई क्वालिफाइड है, इतने सालों से वो बैंक एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स देते हैं, सिस्टमेटिक वे में आपकी क्लासेस होती हैं, और उतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आपको भी ये नहीं करना है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं और आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तब आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताती हूँ आपको। अब यूट्यूब, मैं बोलूँगी कि यूट्यूब से पढ़ लो, मगर यूट्यूब में क्या है, इन्फॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड है, कहीं किसी का वीडियो दे रखा है, कहीं किसी का दिया है, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। तब आप कैसे पढ़ोगे। यूट्यूब से क्लास करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आप पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस निकालना है इंग्लिश का, ओके। सिलेबस निकालना है आपको। अब जिस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो उसका सिलेबस आपके पास एकदम हैंडी होना चाहिए कि ये सिलेबस तो यही निकल गया सिलेबस, इस तरह आपको रखना चाहिए अपने पास में। ऐसा नहीं कि कहीं छुपा के दबा के रख दिया, ऐसा नहीं, हैंडी होना चाहिए, ओके। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सिलेबस डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो देख लोगे, ग्रामर सेक्शन क्या क्या आता है वो देख लोगे। इधर मैंने ग्रामर सेक्शन का नहीं लिखा हुआ है, जस्ट ये लिखा है कि आरसी, क्लोस्टर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, स्पॉट एरर एंड सेंटेंस करेक्शन। अब जो ये स्पॉटिंग एरर है ग्रामर पोर्शन से दिया जाता है, प्लस ग्रामर पोर्शन सारे चीज़ों में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है इंग्लिश का। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तभी आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस निकाल लेना है। सिलेबस निकाल के फिर एक काम आपको देती हूँ, आप नेट में सर्च करके क्या ग्रामर टॉपिक्स आएंगे वो भी निकाल के रख लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब आपने टॉपिक निकाल लिए कि क्या टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस चेक करने उन टॉपिक से। अब जैसे नाउन हो गया,
प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सारे टॉपिक्स हो गए ग्रामर के, बहुत टेंस हो गया, बहुत सारे हैं। तो फिर उनमें से आपको देखना है किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नाउन अगर हम पढ़ें, ठीक है, बेसिक्स पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये सब बाय हार्ट नहीं करना है क्योंकि डेफिनेशन वगैरह नहीं आती है, टाइप्स वगैरह नहीं आते। मेन आपको फोकस करना है रूल्स पे, ठीक है। रूल्स क्या क्या, रूल्स पे सिर्फ सम इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं। अगर आप सारे रूल्स पढ़ोगे तो आप सारे भूल जाओगे। तो आपको सिलेक्ट करना है कि किस पैटर्न पे बेस्ट रूल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने पड़ेंगे, सब खंगालना पड़ेगा, सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने हर टॉपिक के लिए ऐसा कर लिया, नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब का आपने निकाल लिया, किस टाइप के पैटर्न आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको वीडियो सर्च करनी है नाउन पे, यूट्यूब पे, तो बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आ जाएंगे। अभी किसी टीचर ने एक टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में समझाया है और किसी टीचर ने उस टॉपिक को बहुत कम टाइम में समझाया है। अब आपको देखना है कि उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे, तब आपको डिसाइड करना है कि ये मैं डिटेल में पढूं या फिर ये मैं ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा तभी भी चल जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो ये सारे काम टीचर्स आपको करके देते हैं और आप ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट कर सकते हो। मगर अब आप जब यूट्यूब से पढ़ोगे तो आपको ब्लाइंडली आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है ना, ठीक है। वो एक टीचर जो पढ़ा रहे वो सारा कोर्स तो नहीं पढ़ा रहा है ना आपको, तो वो उनकी लाइबिलिटी नहीं है। पर आप पेड कोर्स लेते हो वो टीचर की लाइबिलिटी है कि वो सारा कोर्स आपको अच्छे से परोस के देता है। तो ये काम आप करो खुद से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सर्च करो, क्वेश्चन टाइप्स देखो, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं। टेंस अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मगर आपको टेंस में से क्या पूछता है, किस टाइप के एरर्स आते हैं, वो आपको चेक करना है। सारे रूल्स सब आपको नहीं रटना है, ठीक है। बैंक एग्जाम में 10 ईयर्स से 15 ईयर्स से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वही टॉपिक से आप उस टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ो, उस टाइप का बेसिक्स आप क्लियर करो, ठीक है। जितना चाहिए उतना करो। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो टॉपिक को नहीं पढ़ना है या उस एक टॉपिक के उस सब सेक्शन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं। खुद के नोट्स ज़रूर बनाओ, मैं खुद अपने नोट्स बनाती हूँ क्योंकि नोट्स नहीं बनाऊंगी तो मैं रिवाइज़ कहाँ से करूँगी, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टॉपिक जैसे ही पढ़ लिया तो फिर उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये रिविजन पे हम बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि हाउ टू लर्न वोकेबुलरी, ठीक है। ओके, तो अब हम वोकेबुलरी कैसे लर्न कर सकते हैं। वोकेबुलरी लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ग्रामर इंग्लिश का सोल है तो फिर वोकेबुलरी हार्ट है, ठीक है। आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स अपने पिटारे में ऐड करने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप उनको यूज़ कर सको। अगर कहीं वर्ड यूज़ किया हुआ है तो उसका मीनिंग आप समझ सको, ठीक है। तो उसको आपको रोज़ बिल्ड करना है, एक दिन में वो नहीं होगा। आपको ओवर द टाइम, बहुत टाइम आपको पढ़ना है 2-2.5 महीने के बाद आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझको भी इतना नहीं पता था। मुझे जस्ट ये पता था कि वर्ड मीनिंग्स आते हैं और वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आरसीएस वगैरह देना स्टार्ट कर दी थी तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता होता था। तो मैं क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, डिक्शनरी से वोकेबुलरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने रटना स्टार्ट कर दिया। डिक्शनरी में जो ऑर्डर दिया था उसी ऑर्डर में मैं बाय हार्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पर फिर क्या होता था, मुझको याद नहीं रहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था। जैसे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड्स दिए थे मैं वैसे ही याद करती थी, एबेट, अबहॉर, इस टाइप के, ठीक है। पर मुझको याद नहीं रहता था। फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि किस तरह वोकेबुलरी हो कि इफेक्टिव वे में याद रहे, पढ़ पाऊँ, तो क्या करूँ। तो फिर मैंने देखा, फिर मुझे सबसे इफेक्टिव ये मेथड लगता है वोकेबुलरी के लिए, इसको बोलते हैं रूट वर्ड मेथड। अब रूट वर्ड मेथड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि आपको एक रूट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक रूट वर्ड से आपको 20-25 बहुत सारे वर्ड्स आप खुद ही बना सकते हो, या अगर वो रूट वर्ड कहीं भी यूज़ होगा तो उस रूट वर्ड की सहायता से आप उस बड़े वर्ड का मीनिंग भी खुद निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बाय हार्ट नहीं करना है, एक ही बस रूट वर्ड का मीनिंग बाय हार्ट करना है, बाकी आप खुद उनको एनालाइज करके आप सोच सकते हो कि हाँ, इसका मीनिंग इस टाइप में हो सकता है। सपोज एक बता देती हूँ कि एम बी मतलब होता है बोथ, ठीक है। ये रूट वर्ड है एम बी, ऑन बोथ साइड अराउंड। तो एम्बी डेक्स्टस मतलब क्या होता है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली। एम्बिग्यूअस मीन्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग, बोथ है ना, दो है ना, तो मोर देन वन मीनिंग। एम्बिवलेंस मतलब होता है कन्फ्लिक्टिंग और ऑपोजिट फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग, ओके। इस टाइप से एक वर्ड से आप, एक रूट वर्ड से आप 5 लिख लो, 7 लिख लो, 10 लिख लो, कितने भी आप वर्ड सर्च कर करके लिख सकते हो। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे मिल जाएगा।
अब आपको जस्ट गूगल करना है कि रूट वर्ड फ्रॉम ए, रूट वर्ड फ्रॉम एन, रूट वर्ड फ्रॉम ए बी, तो आपको सारे रूट वर्ड्स मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगी पूरी। तो उनको आप ऐसे नोट डाउन कर लो एक डायरी में, ठीक है। और फिर उसको आप सुबह शाम पढ़ो, 10 वर्ड्स सुबह पढ़ो, फिर उन 10 वर्ड्स को रिवाइज़ करो, फिर नेक्स्ट डे फिर 10 पढ़ो, फिर 10 को रिवाइज़ करो। ओके, इस तरह आप करोगे तो आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी 2 महीने के अंदर, ठीक है। पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। अभी क्या बोले हैं कि रिवाइज़ कितने फ्रिक्वेंट करना है। अब आप कितनी फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करो कि आपका आपका जो आपने पढ़ा है वो आप रिटेन कर सको, आपकी रिटेनिंग एबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो कितनी फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करना है। अब जैसे एक टॉपिक आपने रिसर्च कर लिया कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के ये रूल्स मुझको पढ़ने चाहिए। आप बुक्स भी यूज़ कर सकते हो, ये सब बुक्स के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है कि कौन सी बुक मैं इंग्लिश के लिए यूज़ करती हूँ, तो फिर आप बुक्स भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी तो हो गए कंप्लीट, तो फिर आप बुक्स से भी कर सकते हो। तो फिर आपको आपने जैसा नाउन कंप्लीट कर लिया, तो फिर वो नाउन को आपको सुबह आपने कंप्लीट किया तो शाम को रिवाइज़ करो। फिर आप 5 दिन नाउन पढ़ लिए, फिर आप प्रोनाउन स्टार्ट कर दिए 4 दिन 5 दिन। तो जब आप प्रोनाउन कर रहे हो तो शाम को और सुबह आपको रिवाइज नाउन को भी करना है। जब आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे जब आप एडजेक्टिव स्टार्ट कर रहे हो तो नाउन प्रोनाउन को भी आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे टॉपिक्स करते जाओगे तो सारे टॉपिक्स को आपको रोज़ रिवाइज़ करना है। सुबह शाम 1 घंटा का टाइम लेके जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, जो भी आपने पढ़ा है कुछ भी याद नहीं रहेगा। कितना भी रूल्स पढ़ लो, कितना भी बाहर कर लो, एक दिन में आप इसको बाहर करके ख़त्म नहीं कर सकते। आपको रोज़ ग्रेजुअली आपको याद करना है, सुबह शाम टाइम देना है रोज़, तब ये जाके आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, इस तरह आपको रिवाइज़ करना है। अभी लास्ट है कि लर्निंग लैंग्वेज इज़न्ट ईजी तो नहीं है। कोई नहीं बोलते कि लैंग्वेज लर्न करना इजी है। अगर आज मुझे कोई बोल दे कि तुम रचना हिंदी में ये चीज़ करके लिख के बता दो, अगर आप विश्वास नहीं करोगे, अगर मुझे पापा कोई छोटा सा न्यूज़ सेक्शन भी दे देना कि हिंदी में पढ़ने को, तो मुझे 15 मिनट लग जाते छोटे से सेक्शन को पढ़ने में, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट। आप भी यूज टू नहीं हो इंग्लिश के, तो फिर आपको हार्ड लगती है। हिंदी आपको कितनी ईजी लगती होगी, ओके। या कोई ब्रदर सिस्टर जिसकी लोकल लैंग्वेज है तो उनको वो ईजी लगती होगी। तो वैसे ही वही बात है, ईजी नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज लर्न करना, मगर कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं है ना। हार्ड है, पर हार्ड वर्क के आगे कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप रोज़ इफ़ेक्टिव वे में, कंसिस्टेंट वे में पढ़ोगे, इस तरह बेसिक क्लियर करोगे, फिर बाद में टारगेटेड क्वेश्चंस करोगे। अब जैसे बेसिक सारे क्लियर हो गए तो फिर क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो, आरसीज करो, पैराजम्बल्स करो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, जो टॉपिक है उसको करो, पहले ग्रामर करो, उसके बाद ही इन सब टॉपिक्स में जाओ। पहले आप आरसी सॉल्व करने जाओगे तो नहीं होगा। आरसी आप जस्ट रीड करो, रीडिंग हैबिट आप बनाओ कि रोज़ मैं 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे रीडिंग हैबिट बना लो, तो पढ़ते पढ़ते फिर रीडिंग अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी। अगर आप एकदम बेसिक लेवल से कि आपको स्पेलिंग्स पढ़ना भी नहीं आता है, होते हैं ऐसे कोई भी, तो कोई बात नहीं, आप ये रैन एंड मार्टिन जो बुक है ना, इससे आप पढ़ सकते हो। इसमें स्पेलिंग्स का हिंदी इंग्लिश मीनिंग्स दिया हुआ है, हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है, और सीक्वेंस तोड़ के बताया गया कि कैसे पढ़ना है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये वाली जो बुक है ना, जनरल इंग्लिश SP बख्शी की, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। प्लस आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, नेट से देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ट्रबल बिल्कुल नहीं लेना है, और एक दिन में कुछ नहीं होगा, ओवर द टाइम ये हो जाएगा धीरे धीरे। तो कंसिस्टेंट रहो, होप लूज़ मत करो प्लीज़, अच्छे से पढ़ो, आई एम श्योर हो जाएगा अच्छा। मैंने अभी आज मॉर्निंग में मैंने अपना स्कोर कार्ड वीडियो शेयर किया है कि पहले मुझे भी कैसे 2-2 नंबर आते थे इंग्लिश में जब मैं स्पीड टेस्ट लगाती थी अड्डा का, वही अड्डा के स्पीड टेस्ट में अब मुझे 15 आउट ऑफ 15 आते हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत महीनों की मेहनत है ये, तब जाके अभी ऐसा हुआ है। इवन तो मैं इंग्लिश मीडियम से थी, फिर भी मैं क्वेश्चंस पढ़ के भी मैं उनको टिक नहीं कर पाती थी। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था स्पीड टेस्ट, मुझे 2 मिला था, एक में 1.25 मिला था। सारे क्वेश्चंस पढ़ के भी मैं राइट आंसर टिक नहीं कर पाती थी, मुझको समझ में नहीं आता था कि राइट आंसर क्या होगा। ये हालत मेरी भी थी। तो अब मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जस्ट हार्ड वर्क चाहिए। तो मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ मुझे 2 मिलता था वहाँ पे अब मुझे 15 मिल रहा है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है।
तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि कोई भी कर सकता है। आप लोग प्लीज़ हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, डरो मत। कोई भी क्वारी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम हैप्पी टू हेल्प। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल POK प्रिपरेशन को। So this is Rachna Parik signing off. Please take good care of your health, family and study. Thank you so much. Thanks for watching.